हम आपको लिए चल रहे हैं प्रयागराज इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जहां दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 136वें दीक्षांत समारोह के आज के इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष श्री आशीष कुमार चौहान जी, विश्वविद्यालय की माननीय कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, महापौर प्रयागराज श्री गणेश केसरवानी जी, माननीय सांसद श्री प्रवीण पटेल जी, विधान परिषद के हमारे माननीय सदस्यगण श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, पीयूष रंजन निषाद जी, हर्षवर्धन वाजपेयी जी, नवनिर्वाचित विधायक श्री दीपक पटेल जी, विधान परिषद के सदस्य श्री सुरेंद्र चौधरी जी, अधिष्ठाता कला संकाय इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रोफेसर अनामिका राय जी, विश्वविद्यालय के सभी सम्मानित आचार्यगण और विश्वविद्यालय के द्वारा जिन्हें अभी यहां पे सम्मानित किया गया है, हिंदी जगत में जिन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से अपना एक अलग स्थान बनाया है, ऐसे डॉक्टर कुमार विश्वास जी और उपाधि प्राप्त करने वाले सभी मेरे प्रिय युवा साथी, छात्र छात्राएं, ये मेरे लिए अत्यंत आनंद की अनुभूति का क्षण है जब प्रयागराज की इस पावन धरा पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इस 136वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर मुझे आप सबके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ और अपने इन युवा साथियों को उनकी उपाधि प्रदान करने के अवसर के साथ ही हिंदी के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए श्री कुमार विश्वास को विशेष मानद उपाधि से भी सम्मानित करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर उपाधि प्राप्त करने वाले सभी ऊर्जावान युवा साथियों को और श्री डॉक्टर कुमार विश्वास जी को हृदय से बधाई देता हूं, इन सब का हृदय से अभिनंदन करता हूं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय अपनी प्रतिष्ठा के लिए जाना जाता है और एक लंबे समय तक जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र था जिस क्षेत्र में इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने इस देश को उच्चतम स्तर से लेकर के जीवन के विभिन्न स्तरों पर कार्य करने के लिए
एक ऊर्जावान पीढ़ी न प्रदान की हो। सार्वजनिक जीवन में सेवा का क्षेत्र हो, साहित्य का क्षेत्र रहा हो, उत्कृष्टतम वैज्ञानिक देने का हो, देश की न्यायिक सेवाओं में उच्चतम न्यायालय से लेकर के जनपद न्यायालय के न्यायिक अधिकारियों की एक लंबी श्रृंखला देने का कार्य रहा हो। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं था जिसमें एक समय, चाहे वह प्रशासन का हो, जिसमें ज्वाइंट मजिस्ट्रेट से लेकर के कैबिनेट सेक्रेटरी तक प्रतिनिधित्व इलाहाबाद विश्वविद्यालय करता हुआ दिखाई देता था। लेकिन समय की गति होती है, और जैसे कि यहां के कुलपति जी ने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में इस बात का उल्लेख किया, क्या कभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने इस बात का चिंतन किया कि कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं, क्या हम समय के उस प्रवाह के साथी बन पाए? क्योंकि कालचक्र तो किसी का इंतजार नहीं करेगा, उसकी गति तो निरंतर चलती रहेगी, और अगर हम उस गति से 10 कदम आगे बढ़ करके चलते हैं तो समाज, देश और दुनिया हम सब का अनुसरण करती है, और अगर हम उससे पीछे हैं तो हमें पिछलग्गू होने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ये व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह अपनी गति को समय के प्रवाह के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है और उसको अपना अनुसरण करने के लिए मजबूर कर रहा है, या फिर उसको पिछलग्गू बनकर के अपने को पिछड़ा घोषित करना है। और कहीं ना कहीं इसी द्वंद्व का शिकार इलाहाबाद विश्वविद्यालय कहीं तो अवश्य बना होगा। लेकिन इन सभी विपरीत परिस्थितियों और झंझावतों के बीच भी इस विश्वविद्यालय ने इस चुनौती का सफलतापूर्वक सामना करते हुए आज फिर से उस प्रतिष्ठा को प्राप्त करने की अंतः वेदना को महसूस किया है, और फिर से अपने पुरातन गौरव को स्थापित करने की जो तड़प है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय अपने पुरातन गौरव को अवश्य प्राप्त करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं यहां पे कुछ बातें देख रहा था जब यहां पे विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति दीक्षांत उपदेश दे रहे थे। मित्रों, जब हम लोग दीक्षांत उपदेश की चर्चा करते हैं तो ये केवल दीक्षा का अंत नहीं है, एक नूतन शुरुआत होती है, और ये नूतन शुरुआत एक नए जीवन में प्रवेश करने की, और ये पहली बार नहीं है। हमारा देश तो भारत है, इसका मतलब ही है ज्ञान में रत रहने वाला देश। ये प्रयागराज है, दुनिया की सबसे प्राचीन गुरुकुल इसी प्रयागराज में महर्षि भारद्वाज के द्वारा स्थापित की गई थी। उच्च शिक्षा का केंद्र कैसे होना चाहिए, प्राचीन भारत ने दुनिया को दिखाया था। याद करिए, आज से
3500 वर्ष से पहले और 5000 वर्ष के बीच का वह कालखंड, जब दुनिया के सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक ग्रंथ के रूप में भारत की ऋषि परंपरा ने उपनिषदों की रचना की होगी, और उसी उपनिषद की कुछ पंक्तियां हमारे गुरुकुल में दीक्षांत उपदेश के रूप में अंगीकार की गई, जिसे हम तैत्तिरीय उपनिषद के रूप में बोलते हैं कि सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान्मान प्रमद सत्यान प्रमादितव्यम धर्मान प्रमितव्यम कुशलान परमितव्यम भूतेन प्रमितव्यम। यानी इन सभी बातों का उल्लेख करते हुए देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमितव्यम मातृ देवो भव पितृ देवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव। ये तैत्तिरीय उपनिषद का वह दीक्षांत उपदेश है जो हमारे गुरुकुलों में आज से नहीं हजारों वर्षों से अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद एक नए जीवन में प्रवेश करने वाले छात्र को प्रदान किया जाता था। यानी कि सत्य बोलना, धर्म का आचरण करना, स्वाध्याय में प्रमाद न करना, सत्य से न हटना, धर्म से न हटना, कुशल कार्य में प्रमाद न करना, महान बनने के अवसर से वंचित न रहना, माता पिता के प्रति सम्मान का भाव रखना, देव और पितरों के कार्यों से अपने आप को प्रमाद न करना, अन्य दोष रहित कर्मों से अपने आप को जोड़ना। यानी किस पवित्र भाव के साथ जब और क्यों इस प्रकार की स्थिति पैदा हुई। मैं सोचता हूं जब भी मुझे किसी संस्थान में जाने का अवसर प्राप्त होता है, दीक्षांत उपदेश को मैं बोलता हूं कि दीक्षांत उपदेश में सत्य की बात भी है, धर्म की बात भी है, तो मुझे 5000 वर्ष पहले भगवान वेदव्यास की भी ये बात याद आने लगती है। याद करिए, भारत को चारों वेदों को एक संहिता के रूप में आने वाली पीढ़ी को श्रवण परंपरा से हटा करके, गुरु शिष्य की उस परंपरा से हटा करके सबके लिए सुलभ बनाने वाले भगवान वेदव्यास है। दुनिया का सबसे बड़ा प्रबंध काव्य महाभारत, 1 लाख श्लोकों का जो प्रबंध काव्य बना महाभारत, उस महाभारत की इस पूरी टीम को नेतृत्व प्रदान करने वाले भगवान वेदव्यास हैं। ज्ञान भक्ति और वैराग्य का और कोई ऐसा सनातन धर्मावलंबी नहीं होगा जो अपने घर में या जिसकी इच्छा ये न होती हो कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा मैं एक बार सुनो। श्रीमद् भागवत महापुराण जैसे पुराण की रचना करने वाले, आने वाली पीढ़ी के लिए पुराण और उपपुराणों की रचना को आगे बढ़ाने वाले, कुरुवंश को हर विपरीत परिस्थिति में बचाने वाले,